हमारे यहाँ शास्त्रों में जैसे कहा है ना, आत्मा कभी मरती नहीं है। मैं मानता हूं रिसर्च भी कभी मरती नहीं है। इसलिए मैं ऐसे कितने ही उदाहरण हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल के काम को पहचान कब मिली? उनके जाने के बाद मिली। निकोला टेस्ला के काम का पोटेंशियल भी काफी बाद में दुनिया पूरी तरह समझी। कई रिसर्च हम जिस दिशा में, जिस उद्देश्य के लिए कर रहे होते हैं वो पूरा नहीं होता, लेकिन वही रिसर्च किसी दूसरे सेक्टर में पाथ ब्रेकिंग हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जगदीश चंद्र बोस जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में माइक्रोवेव के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। सर बोस उनके कॉमर्शियल इस्तेमाल की दिशा में नहीं बढ़े, लेकिन आज रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम उसी सिद्धांत पर खड़ा है। विश्व युद्ध के समय जो रिसर्च युद्ध के लिए था या सैनिकों को बचाने के लिए हुई, बाद में उन्होंने ही अलग अलग सेक्टर्स को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। ड्रोन्स भी पहले युद्ध के लिए ही बनाए गए थे, लेकिन आज ड्रोन से फोटोशूट भी हो रहा है और सामान की डिलीवरी भी हो रही है। इसलिए आज ये जरूरी है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे खासकर युवा वैज्ञानिक रिसर्च के क्रॉस यूटिलाइजेशन की हर संभावना को एक्सप्लोर करें। उनके सेक्टर से बाहर उनकी रिसर्च को कैसे प्रयोग हो सकता है, ये सोच हमेशा रहनी चाहिए। साथियों, आपकी छोटी सी रिसर्च कैसे दुनिया का भविष्य बदल सकती है, कई उदाहरण हैं दुनिया में। अगर बिजली का उदाहरण ले ले, आज जीवन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, कोई पहलू नहीं है जहां बिजली के बिना गुजारा हो सके। ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, इंडस्ट्री हो या फिर रोजमर्रा का जीवन, सब कुछ बिजली से जुड़ा हुआ है। एक सेमीकंडक्टर के आविष्कार ने दुनिया इतनी बदल गई है। एक डिजिटल क्रांति ने हमारे जीवन को कितना एनरिच कर दिया है। ऐसी कितनी ही संभावनाएं इस नए भविष्य में हमारे युवा रिसर्चर के सामने पड़ी है। आने वाला भविष्य आज से बिल्कुल अलग होगा और इस दिशा में वो एक रिसर्च, वो एक आविष्कार आप ही को करना है। पिछले 6 सालों में देश ने इसके लिए नए सिरे से फ्यूचर रेडी इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम किया है। आज भारत ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में दुनिया के टॉप 50 देशों में पहुंच गया है। देश में आज बेसिक रिसर्च पर भी जोर दिया जा रहा है और पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस की संख्या में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में है। आज भारत में इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन भी मजबूत किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में अपने रिसर्च सेंटर और फैसिलिटीज स्थापित कर रही है। बीते वर्षों में इन फैसिलिटीज की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसलिए साथियों, आज भारत के युवाओं के पास रिसर्च और इनोवेशन में असीम संभावनाएं हैं। लेकिन आज हमारे लिए जितना इनोवेशन क्रिटिकल है, उतना ही महत्वपूर्ण है इनोवेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। ये कैसे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे हो, ये भी
आज हमारे युवाओं को सिखाना है। हमें ये याद रखना है कि हमारे जितने पेटेंट्स होंगे उनकी यूटिलिटी हमारे इन पेटेंट्स की होगी। हमारी रिसर्च जितने सेक्टर्स में लीड करेगी उतनी ही आपकी पहचान मजबूत होगी, उतना ही ब्रांड इंडिया मजबूत होगा। हम सबको कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन के मंत्र से ऊर्जा लेकर कर्म में जुटे रहना है। और शायद इस मंत्र को जीवन में अगर किसी ने उतारा है तो मुझे हमेशा लगता है साइंटिस्टों ने उतारा हुआ है। उनका यही मन रहता है, वो लेबोरेटरी में एक ऋषि की तरह तपस्या करते रहते हैं और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल मिले या न मिले वो लगा रहता है। आप सिर्फ भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी के एक कर्मयोगी नहीं है, बल्कि आप 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की आशा और अपेक्षाओं की पूर्ति के भी साधक हैं। आप सफल होते रहें, इसी कामना के साथ आपको नए साल की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपका। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आपने सपना संजोया है उसको कार्य करने के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, जिसको देश का ग्रोथ इंजन भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व स्तर के जितने भी मेजरमेंट्स हैं वो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के द्वारा राष्ट्र के सभी लैबों को, टेस्टिंग कैलिब्रेशन लैबों को दिया जाता है। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद सर।